प्रोग्राम कब तक में खुश आमदीद। मैं हूं सोफिया जमाल। जैसे कि शायर ने कहा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सदर के खिताब के मौके पर तुंद और तेज एहतजाज और हंगामा राई के बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन ये मुश्किल मरहला बड़ी ही आसानी से गुजर गया। हालांकि हुकूमत इन खबरों से बहुत परेशान थी और हिज़्ब इख्तिलाफ को बारहा मनाने के लिए उन्होंने बड़े हाथ पांव मार रही थी, लेकिन सदर के खिताब के मौके पर ऐसी कोई सूरत हाल नजर ही ना आई और ये सब गैर जरूरी महसूस हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज के बड़े बड़े दावे किए थे और ऐसा लगता था कि पार्लियामेंट हाउस मैदाने जंग बन जाएगा, लेकिन ये तो कुछ भी ना हुआ। ये सब क्या था? और क्या ऑपोजिशन जमातों को कोई खुफिया पैगाम मिल गया था या उन्हें कहीं से खतरे की कुछ बू आ रही थी? ये भी आखिर क्या था? लेकिन इससे पहले अब हम आपको लिए चलते हैं और देखते हैं सियासी रद्द अमल को कि सियासतदानों का क्या रद्द अमल सामने आया है इस खिताब के बाद। लिया अपने अपना फैसला किया पार्टीज ने, कि कोई मुतफिका फैसला नहीं था। सारी पार्टीज ने जिन्होंने वॉकआउट किया, सबका इंडिविजुअल फैसला था उनका। हमारी पार्टी ने भी यही डिसाइड किया कि जब अगर वॉकआउट करना है तो फिर दोबारा वापस नहीं जाएंगे और उसमें सबके सब लोग जो हैं इकट्ठे मिलके डिसाइड करेंगे और यही फैसला किया गया कि वहाँ पे इकट्ठे वॉकआउट करेंगे और परमानेंट बाइकआउट होगा। 3 साल गुजर गए हैं और इस 3 साल में जो हालात बने हैं, अमन व अमान के हवाले से देखें, मईशत के हवाले से देखें, आप पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल दरामद तक की उनके अंदर कोई अज़म पैदा नहीं हो रहा है। इसमें आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक पहला मौका है कि तमाम अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर सदर मुमलिकत के खिताब का बॉयकॉट किया है। और आज सदर मुमलिकत का खिताब पार्लिमानी पार्टी से खिताब नहीं था, बल्कि उनका अपने इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी से, पार्लियामेंट से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी पार्लिमानी जो पार्टी है इत्तेहादियों की, उसके साथ खिताब था। और बेहतर यह था कि अगर ये खिताब वो ऐवान सदर में कर लेते तो कोई फर्क न पड़ता। आपने देखा सियासी रद्द अमल, और इसी रद्द अमल पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ से। और अरशद से मैं ये सवाल करूंगी कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज के बड़े बड़े दावे किए थे और ऐसा लगता था कि पार्लियामेंट हाउस मैदाने जंग बन जाएगा, लेकिन अरशद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या? सोफिया, प्रेसिडेंट जरदारी ने अपनी तकरीर में एक जिक्र किया कि हमें एक माइंडसेट बदलना है और शायद हम लोग भी उसी परसेप्शन चल रहे हैं जो हमने डिक्टेटरशिप्स में देखा। जमहूरियत के हमारे नए तजर्बे हैं। चौधरी निसार ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने तफसीलात बताई कि आखिर में फ़ाइनल वर्क पे क्या चीज़ें हुई और जमहूरियत का तसलसल कायम रखना चाहते हैं। फजल रहमान ने भी यही बात की और जमहूरी अंदाज से प्रोटेस्ट वो उन्होंने रजिस्टर कराया। जितनी अपोजिशन पार्टीज थी कि वो प्रेसिडेंट के एड्रेस पे प्रोटेस्ट भी करेंगे, उसका बॉयकॉट भी उन्होंने किया। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो चीज़ आ रही थी वो एक पॉइंट स्कोरिंग थी, एक रेटोरिक थी। और अपोजिशन के पास जो बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई या जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो बैठ के टॉक शोज़ में ना जिक्र करते हों, जो पार्लियामेंट में बैठ के तकरीरें ना करते हों या उस पर डिस्कशंस ना होती हों। अब इसमें सवाल ये है कि ये अपोजिशन ने टाइमिंग क्यों चूज़ की कि इस मौके पे आके उन्होंने प्रोटेस्ट करना है। इस पे बहुत सारी क्या साराइयां भी हो सकती हैं कि शायद एक तो टाइमिंग ये चूज क्यों की और दूसरे आवाम को इतना डराना और उनको दहलाना कि जी अभी ये मैदान जंग बन जाएगा, फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया के मीडिया की लाइमलाइट में आ जाएगा, एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। ये सब करने की क्या जरूरत थी अगर सब इतने ही बाइज्जत हैं? इस परसेप्शन में आवाम को डराने में मेरे और आप जैसे एंकर्स का भी कमाल है, हमारे मीडिया का भी कमाल है, जो चीज़ होती है उसके जो कोर इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस हम लोग नहीं करते। और एक अगर बयान आ जाता है तो उसको जिस तरह से मीडिया की एक रियलिटी है, साउंड बाइट्स भी हम सिलेक्ट करके चलाते हैं, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट शायद उसमें इतने से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम वाजे नहीं कर सकते। और अगर आप प्रेसिडेंट जरदारी का आप खिताब देखें तो उसमें आप कह सकती हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है। आप ऑप्टिमिस्टिक भी उसका एक व्यू ले सकती हैं, पेसिमिस्टिक भी ले सकती हैं। ये भी कह सकती हैं कि उसमें नई चीज़ें भी थी बहुत सारी और ये कि उसमें पुरानी चीज़ें भी थी। जैसे कि सदर जरदारी ने जिक्र किया कि वी विल नॉट अलाउ अदर इंस्टीट्यूशंस टू ट्रैम्पल ऑन द डोमेन ऑफ अदर्स। ये वो चीज़ है जो सदर जरदारी ने पहले भी कही थी और जब 5 अप्रैल 2010 को उन्होंने पार्लिमान के मुश्तरका
अब सदर जरदारी ने जो आज वहां पर भी उन्होंने यही बात रिपीट की, जो बात आज उन्होंने की तो वो मेरे सामने भी रखी है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि गैर तरक्याती अखराजात कम किए जाएंगे, बिजली के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी, हौसला अफजाई की जाएगी बैरून मुल्क से तरसीलात लाने के लिए और गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। लेकिन ये सब बनाए जाएंगे, 3 साल हो गए अभी तक कुछ भी ना हुआ, तो ये कब होगा? सोफिया, अगर आप इकोनॉमिक रियलिटीज देखें और फिगर्स जो सरकारी तौर पर रिलीज होती हैं तो उसमें inflation कम आई है। सदर जरदारी ने फॉरेन एक्सचेंज का भी जिक्र किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो $17 बिलियन बताए गए हैं आज की तकरीर में। उसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस का उन्होंने जिक्र किया कि 11 अरब तक तकरीबन पहुंच रही है। और अगर आप इसका मुवाजना करें जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से, तो शायद जब सदर जरदारी ये बात कहते हैं कि ये रिकॉर्ड है, जब जमहूरियत चल रही होती है तो उसमें टाइम लगता है चीज़ें, और हमारे पास बैगेज है, हिस्टोरिकल बैगेज है डिक्टेटरशिप का, जहां हम लोगों को आदत है कि वन मैन हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, जो कि मीडिया डिस्कोर्स को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और हमें आदत हो गई है कि जमहूरियत में जो सिस्टम्स चल रहे होते हैं हम क्विक रिजल्ट्स उस तरह के चाहते हैं, जो कि एक इनहेरेंट फ्लॉ भी है जमहूरियत का, जहां पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आपको ग्रेजुअली नजर आने शुरू होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस हुकूमत की शायद अच्छी नहीं होगी। जब वो बात करते हैं कि वर्कर्स को हमने इतने राइट दिए, इतने वर्कर्स को जॉब दी, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे उसका बोझ भी पड़ा है। जब बात करते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के साथ, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब से भी उन्होंने कोट किया, तो वो कोशिशें उन्होंने की हैं, लेकिन उस रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस में बार्गेनिंग होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मुफादात देखती है, उस पर आके बात करती है। जब चौधरी निसार ने बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने काफी सारा वक्त अपना रेमंड डेविस के इशू पे सर्व किया। और सवाल यहाँ पे ये कि प्रोसिक्यूशन सर्विस जो थी पंजाब की, वो क्या कर रही थी? जो फैमिलीज गायब हुई, जिस तरह से उन्हें लेके गए, तो क्या पंजाब की हुकूमत को नहीं पता था, पंजाब की पुलिस को नहीं पता था? तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल रेटोरिक भी होती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। सवाल यह है कि ऑपोजिशन ने क्या ऑल्टरनेट चीजें लाए? अगर पार्लियामेंट में वो नहीं बोले, जो कि बाद में उन्हें मौका मिलेगा बोलने का, ऑल्टरनेट पॉलिसीज क्या है आपकी ऑपोजिशन के पास? इतनी बड़ी कंबाइंड ऑपोजिशन ने पूरा वहां पे प्रोटेस्ट तो कर दिया। आपको ये क्रेडिट सदर जरदारी को शायद देना पड़ेगा कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ के माथे पे पसीने आए थे और बाद में मुक्के लहरा के वो पार्लियामेंट को एक मैसेज देके गए थे, सदर जरदारी प्रोटेस्ट हो रहा था और उनके माथे पे मुझे कम से कम वहां पे कोई पसीना उस वक्त नजर नहीं आया। जी सोफिया, बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ आपका, जो कि इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ से और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इसी टॉपिक पर। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, और वक्फे के बाद हम दोबारा बातचीत करेंगे। जैसे कि अरशद शरीफ का कहना था कि ऑपोजिशन की क्या पॉलिसी सामने आई है, उन्होंने ऐसा हुकूमत को क्या कुशन फराम किया है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या कोई ऐसा एजेंडा पेश किया है। लेकिन इस तमाम तर खबरों की तफसीलात अब हम बात करेंगे इस पर, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा।